वैसे तो गुजरात में जमीन पर आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं, लेकिन फिर भी पैसे के दम पर अरविंद केजरीवाल ने खूब हवा बनाई और राष्ट्रीय मीडिया को ऐसे दिखाया कि जैसे अब की बार आम आदमी पार्टी गुजरात में कोई जादू करने जा रही हो। लेकिन उनकी बनाई इस पूरी फिजा को पहले आए कई सर्वे और फिर आम आदमी पार्टी के ही गुजरात अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने बर्बाद कर दिया। गोपाल इटालिया के अब तक 3 वीडियोज सामने आ चुके हैं और सबसे ताजा वीडियो में वो पीएम मोदी की मां पर विवादित टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद भाजपा आम आदमी पार्टी पर और अधिक हमलावर हो गई है। इससे पहले वीडियो विवाद पर हुई शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस ने गोपाल इटालिया को हिरासत में लिया था, लेकिन करीब 3 घंटे पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। पर अब एक और वीडियो सामने आने के बाद ये विवाद खत्म होता नहीं दिख रहा है। वहीं राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इटालिया के बयानों की वजह से आम आदमी पार्टी का जबरदस्त नुकसान हो सकता है और इसका असर सिर्फ गुजरात पर ही नहीं बल्कि दिल्ली सहित कई राज्यों पर पड़ेगा। गौरतलब है कि पीएम मोदी को नीच किस्म का आदमी कहने से जुड़े विवाद के बाद गोपाल इटालिया का एक और वीडियो सामने आया था, जिसमें वो हिंदुओं और मंदिरों पर विवादित टिप्पणी करते दिखाई दिए थे। इस वीडियो में उन्होंने मंदिर और कथाओं को शोषण का अड्डा बताते हुए महिलाओं को वहां न जाने की सलाह दी थी, लेकिन ताजा वीडियो में उन्होंने हद कर दी और पीएम मोदी की मां को लेकर विवादित टिप्पणी करते हुए दिखाई दिए। इसके बाद अब विवाद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इटालिया ने इस वीडियो में एक बार फिर पीएम मोदी को नीच कहा तो उनकी मां हीराबेन को नौटंकीबाज। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ये वीडियो शेयर करते हुए जोरदार हमला किया है। एक सप्ताह के भीतर बीजेपी इटालिया का तीसरा वीडियो सामने लेकर आई है। बीजेपी इन वीडियोस के सहारे आम आदमी पार्टी को घेरने में जुटी है। बता दें कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने इटालिया को समन किया था। आयोग के दफ्तर में हंगामे के बाद दिल्ली पुलिस ने इटालिया को कुछ देर के लिए हिरासत में ले लिया। वहीं बीजेपी नेता अमित मालवीय ने गोपाल इटालिया का नया वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि गुजरात में आम आदमी पार्टी के प्रमुख और केजरीवाल के करीबी गोपाल इटालिया एक के बाद एक अपराध करते हैं और महिलाओं का अपमान करते हैं। महिलाओं को सी शब्द से संबोधित करने के बाद मंदिर और कथाओं में जाने वालों का अपमान करके अब उन्होंने पीएम की बुजुर्ग मां को नौटंकीबाज कहा। इस वीडियो में गोपाल पीएम मोदी को नीच और उनकी मां को नौटंकीबाज कहते हुए सुनाई दे रहे हैं। हालांकि ये भी कहते हैं कि ऐसी बात कहते हुए उन्हें शर्म आ रही है। इटालिया के वीडियो को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी बड़ा हमला किया। उन्होंने दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा। स्मृति ने ट्वीट किया, अरविंद केजरीवाल, गटर मुंह वाले गोपाल इटालिया ने आपके आशीर्वाद से पीएम मोदी की मां को गाली दी। मैं कोई नाराजगी नहीं जताती, मैं ये नहीं दिखाना चाहती कि गुजराती कितने नाराज हैं, लेकिन आप ये जान लें कि जनता ने आपको देख लिया है। आपकी पार्टी को गुजरात में चुनावी रूप से नष्ट कर दिया जाएगा। जनता न्याय करेगी। वहीं गुजरात में अपने सबसे प्रमुख नेता के वीडियो को लेकर घिरी आम आदमी पार्टी ने इटालिया के बचाव में जातिगत कार्ड खेलकर उनके पाटीदार होने का हवाला दिया। बहरहाल ये विवाद अब लगातार बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उनके बकरीद और मुहर्रम वाले बयान पर भाजपा ने मोर्चा खोल दिया। राजस्थान अल्पसंख्यक मोर्चे ने खड़गे को राजस्थान में न घुसने देने की कसम उठा ली है। इसके बाद अब खड़गे अपने प्रचार के लिए राजस्थान नहीं जाएंगे और फोन पर ही कांटेक्ट करेंगे। जबकि राजस्थान में कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनावों के लिए 413 नेता वोट करेंगे। दरअसल भाजपा इसे अपने लिए एक मौके के रूप में देख रही है और मुस्लिमों के मुद्दे को उठाकर उन्हें अपने पाले में लाने की कोशिश में है। वहीं कांग्रेस भी लंबे वक्त से पूरे देश में इसी जद्दोजहद में थी, लेकिन खड़गे के इस बयान से उसे बड़ा झटका लगा है, खासकर आने वाले चुनावी राज्यों गुजरात और हिमाचल प्रदेश में। दरअसल भोपाल में खड़गे से सवाल पूछा गया कि इस बार कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन है। इसके जवाब में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हमारे यहाँ एक कहावत है, बकरी ईद में बचेंगे तो मुहर्रम में नाचेंगे। पहले मेरा चुनाव तो खत्म होने दो, मुझे अध्यक्ष तो बनने दो, उसके बाद देखेंगे। इसके बाद खड़गे भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर आ गए। वहीं राजस्थान बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एम सादिक खान ने कहा कि 12 अक्टूबर को भोपाल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से दिए गए बयान
बकरी ईद में बचेंगे तो मुहर्रम में नाचेंगे मुस्लिम समाज और देश के बहुसंख्यक समाज को झकझोर देने वाला है। हमेशा बीजेपी को सांप्रदायिकता के मुद्दों पर कटघरे में खड़ी करने वाली कांग्रेस ये बताए कि उनके वरिष्ठ नेता ने इस तरीके का बयान क्यों दिया। एम सादिक खान ने कहा, ये लोग जहां भी जाते हैं अपनी सुविधानुसार सत्ता पाने के लिए बयान देते रहते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के भावी प्रत्याशी मल्लिकार्जुन खड़गे को पता होना चाहिए कि मुहर्रम में नाचते नहीं बल्कि हजरत मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों की तरफ से दी गई शहादत को लेकर शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये मातम का दिन है। उन्होंने कहा, ये खुशी का नहीं बल्कि गम का मौका है और इस दिन रोजा भी रखा जाता है। कांग्रेस बीते 75 सालों में वैसे भी अल्पसंख्यक समाज के विकास, शिक्षा और अन्य कामों को लेकर कोई ठोस काम नहीं कर पाई। खड़गे इस तरीके के बयान देकर हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ खेलने का काम कर रहे हैं। वहीं मोर्चे के प्रदेश महामंत्री हमीद खान मेवाती ने कहा कि खड़गे और पूरी कांग्रेस पार्टी जब तक इस बयान पर माफी नहीं मांगेंगे तब तक खड़गे को राजस्थान की पावन धरती पर कदम नहीं रखने दिया जाएगा। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा 16-17 अक्टूबर को प्रदेश भर में मल्लिकार्जुन खड़गे का पुतला दहन करेगी। रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। तेजस्वी यादव सीएम बनने के लिए बेचैन हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक के बाद एक करके उनके विधायकों की संख्या घटती जा रही है। अनंत सिंह के बाद अब दूसरे विधायक अनिल साहनी की सदस्यता रद्द हो गई है। लालू प्रसाद की पार्टी को यह झटका ऐसे वक्त लगा है जब उसके प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह सबको छोड़कर अपने घर बैठ गए हैं और पार्टी में कलह अपने चरम पर है। आरजेडी के अब तक 2 मंत्रियों की कुर्सी गई और 2 विधायकों की सदस्यता रद्द हो गई। अनिल साहनी की सदस्यता राज्यसभा सांसद रहने के दौरान एलटीसी घोटाला मामले में रद्द की गई है। अनिल साहनी 2010 और 2018 में राज्यसभा सांसद थे। वर्तमान में आरजेडी कोटे से विधायक हैं। इस संबंध में बिहार विधानसभा सचिवालय की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। कुर्नी विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी विधायक पर राज्यसभा सांसद रहने के दौरान एलटीसी घोटाले का आरोप लगा था। इस आरोप पर सीबीआई जांच कर रही थी। अनिल साहनी जब राज्यसभा सांसद बने थे तो बिना यात्रा के उन्होंने लाखों का फर्जी बिल बनाया और उसका भुगतान भी लिया। एलटीसी घोटाले मामले में 31 अक्टूबर 2013 को सीबीआई ने केस दर्ज किया था। यह बात सामने आई थी कि बिना यात्रा किए 3,25,000 की निकासी की गई है। सीबीआई ने जांच के बाद सारे आरोपों को सत्यापाया था। अनिल साहनी उत्तर बिहार के निषाद समाज के नेता महेंद्र साहनी के बेटे हैं। वो खुद भी राज्यसभा सांसद थे। उनकी मृत्यु के बाद इन्हें राज्यसभा सांसद बनाया गया था। वर्तमान में अनिल साहनी ने आरजेडी का दामन थामा था। कुर्नी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और बीजेपी से इस सीट को छीन लिया था। बिहार विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि दिल्ली की राव रेवेन्यू कोर्ट की ओर से दोषी करार दिए जाने के बाद जनप्रतिनिधित्व कानून की विभिन्न धाराओं के तहत यह कार्रवाई की गई है। अनंत सिंह की सदस्यता रद्द किए जाने के बाद मोकामा में उपचुनाव हो रहा है। इसके अलावा गोपालगंज में भी उपचुनाव हो रहा है। अब इस सीट पर भी उपचुनाव होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे शशि थरूर के सब्र का पैमाना अब छलकने लगा है। वजह ये कि गांधी परिवार की तमाम पर्देदारी के बावजूद ये सब बात सब जान गए कि मल्लिकार्जुन खड़गे उनकी पसंद के उम्मीदवार हैं और शशि थरूर को किसी भी सूरत में चुनाव जीतने नहीं दिया जाना है। शशि थरूर भी ये बात बेहतर जानते हैं, लेकिन जब अशोक गहलोत खुद मल्लिकार्जुन खड़गे का चुनाव प्रचार करने लगे तो शशि थरूर ने सोनिया गांधी और मधुसूदन मिस्त्री को खरी खरी सुना दी। गहलोत की हरकत से नाराज थरूर ने कहा कि कांग्रेस इलेक्शन अथॉरिटी के प्रमुख मधुसूदन मिस्त्री को देखना चाहिए कि कहां गलत हो रहा है और उसके हिसाब से कार्रवाई करें। मल्लिकार्जुन खड़गे भी कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं। थरूर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का आदेश है कि किसी भी बड़े नेता, अध्यक्ष या चीफ मिनिस्टर को किसी उम्मीदवार का खुला सपोर्ट नहीं करना है। कांग्रेस हाईकमान और इलेक्शन कमीशन को जरूरी एक्शन लेना चाहिए। थरूर ने कहा कि मैं परिवर्तन का उम्मीदवार हूं और खड़गे नेतृत्व के नेता। खड़गे वैसा परिवर्तन नहीं ला सकते जैसा मैं सोचता हूं, जो कांग्रेस और देश दोनों ही के लिए जरूरी है। थरूर ने ये बयान तब दिया जब सीनियर लीडर और पूर्व में मंत्री राजकुमार पटेल और विधायक लक्ष्मण सिंह ही थे। शशि थरूर दोहरे व्यवहार को लेकर पहले भी नाराजगी जता चुके हैं। उनका ये बयान आया था कि मैं अपने लिए खुद वोट मांग रहा हूं। अगर पार्टी के बड़े नेता 2 उम्मीदवारों के बीच ऐसे फर्क करेंगे तो इसे सही कैसे माना जा सकता है। अब तक अपने साथ भेदभाव का आरोप लगाते आ रहे थरूर ने कहा कि मध्य प्रदेश में मेरा स्वागत जैसा हुआ वैसा कहीं नहीं हुआ। जिस तरह का स्वागत खड़गे जी का हुआ मेरा नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह का स्वागत
मेरा एमपी में हुआ उसके लिए मैं कमलनाथ और गोविंद सिंह का आभारी हूं। थरूर ने पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच कहा कि पिछले 2 चुनाव हम इसलिए हारे क्योंकि पार्टी का नेतृत्व कमजोर था। 2014 और इसके बाद हुए 2019 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को 19% वोट मिले। इस हालत में हम कब तक रहेंगे? अगर नेतृत्व सक्षम होता तो हम चुनाव हारते ही क्यों? इसका एक ही इलाज है, हमें जनता को दिखाना होगा कि कांग्रेस पार्टी दोबारा आकर्षित पार्टी बन रही है। शशि थरूर ने कहा कि आज हम कार्यकर्ताओं से पूछ रहे हैं कि आप क्या चाहते हो, हमें जवाब देने का मौका भी मिल रहा है। पार्टी के बड़े फैसले लेने में कार्यकर्ताओं की राय ली जानी चाहिए। ये सोच कांग्रेस पार्टी में नहीं है। ये पार्टी की बहुत ही बड़ी कमी है। कार्यकर्ताओं की हमेशा शिकायत रहती है कि कांग्रेस हाईकमान या नेतृत्व से कभी बात या मुलाकात नहीं हो पाती है। ऐसे में उन्हें स्टेक होल्डर्स होने का एहसास नहीं होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। हरियाणा की आदमपुर विधानसभा सीट पर हो रहा उपचुनाव कांग्रेस के लिए नाक की लड़ाई बन चुका है। कांग्रेस से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए दिग्गज नेता कुलदीप बिश्नोई को ठिकाने लगाने के लिए कांग्रेस पार्टी ये सीट हर हाल में जीतना चाहती है, लेकिन उसकी राह में 3 पूर्व कांग्रेसी ही रोड़ा बने हुए हैं। भाजपा और आम आदमी पार्टी के बाद इंडियन नेशनल लोकदल यानी आईएनएलडी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। आईएनएलडी ने हरियाणा कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे कोरड़ाराम नंबरदार को टिकट दिया है। वह कांग्रेस में करीब 4 दशकों तक रहे और टिकट नहीं मिलने के चलते पार्टी छोड़ दी। नंबरदार ने विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर मनमाने फैसले लेने का आरोप लगाया। कोरड़ाराम नंबरदार के मैदान में आने के बाद कांग्रेस के लिए इस सीट पर मुश्किलें बढ़ती गई और अब पहाड़ सरीखी हो गई हैं, क्योंकि यहां पर कांग्रेस के खिलाफ 3 कांग्रेसी ही चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा ने जहां पूर्व दिग्गज कांग्रेसी नेता कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को टिकट दिया है, वहीं आम आदमी पार्टी ने यहां सत्येंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाया। सत्येंद्र सिंह ने साल 2014 विधानसभा चुनाव कांग्रेस के टिकट पर आदमपुर सीट से ही लड़ा था। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा और बाद में वे भाजपा में शामिल हो गए। हाल ही में उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थामा, इसलिए मैदान में उतरे चारों उम्मीदवारों के तार कांग्रेस से ही जुड़े हुए हैं। तीनों प्रत्याशी पहले कांग्रेस के नेता रह चुके हैं। इस लिहाज से मैदान में कांग्रेस के मुकाबले पूर्व कांग्रेसी ही खड़े हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए बस दिक्कत इतनी भर नहीं है। दरअसल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का गृह राज्य हरियाणा है। ऐसे में पार्टी और जोर लगा रही है। वहीं आदमपुर सीट पर हमेशा से बिश्नोई परिवार का दबदबा रहा है। इस बार भी भाजपा ने कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी है। खुद कुलदीप भी लगातार अपने बेटे को टिकट दिलाने के लिए कोशिशें करते नजर आ रहे थे। इसलिए ये मुकाबला अब नाक की लड़ाई तो है ही, लेकिन कांग्रेस के लिए बेहद मुश्किल है और कांग्रेस के सामने मजबूरी ये है कि वो किसी भी कीमत पर ये सीट हारना नहीं चाहेगी। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लेकर सभी शीर्ष कांग्रेसी नेता पूरा जोर लगा रहे हैं, पर राजनीतिक समीकरण उनके खिलाफ होते जा रहे हैं। बहरहाल कांग्रेस ने राज्य के वरिष्ठ नेता जयप्रकाश को उम्मीदवार बनाया है। जेपी को टिकट देने को लेकर कांग्रेस हाईकमान को पार्टी के अंदर ही काफी विरोधों का सामना करना पड़ा था। कैथल के दुब्बल गांव से आने वाले जेपी 3 बार हिसार लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं और खास बात ये कि वे हर बार अलग अलग पार्टी के टिकट पर सांसद बने, लेकिन इस बार नाक की लड़ाई में वो कांग्रेस की नैया पार लगा पाते हैं या नहीं, इस पर रहेंगी सभी की निगाहें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कुछ दिनों पहले गुजरात में आम आदमी पार्टी ने दावा किया था कि एक सर्वे में उसकी सरकार बनने जा रही है, लेकिन इस दावे की पोल फौरन ही खुल गई थी और पता चला कि वो पूरा सर्वे ही फेक था। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ऐसे हथगंडे खूब अपनाती है और बाद में अपनी फजीहत करवाती रहती है, लेकिन अब ऐसे ही हथगंडे अपनाने की कोशिश कांग्रेस ने भी की है और अपनी जबरदस्त बेइज्जती करवा ली। दरअसल कांग्रेस ने एक बड़े न्यूज चैनल के एक सर्वे का नतीजा ट्वीट कर दिया था, जिसमें यह दिखाया गया कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लोकप्रियता के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कहीं नहीं टिकते। लेकिन मजे की बात यह है कि उस न्यूज चैनल ने इस ट्वीट का खंडन कर दिया और कांग्रेस की जबरदस्त फजीहत हो गई।
मतलब यह कि राहुल को मोदी से आगे दिखाने के लिए कांग्रेस ने न्यूज चैनल के एक ऐसे सर्वे का नतीजा ट्वीट कर दिया जो कभी हुआ ही नहीं। लेकिन जब मीडिया संस्थान ने ही इसे फेक और फोटोशॉप बताया तो कांग्रेस ने बिना किसी स्पष्टीकरण के ट्वीट डिलीट भी कर दिया। पर बाद में लोगों ने राहुल गांधी और कांग्रेस की सोशल मीडिया से लेकर आम चर्चाओं में मौज ले ली। दरअसल कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल से दिल्ली कांग्रेस ने यह ट्वीट किया था। ट्वीट में न्यूज चैनल का लोगो लगा एक स्क्रीनशॉट साझा किया गया था। देश का मिजाज शीर्षक के साथ लगे इस स्क्रीनशॉट में राहुल गांधी को 52 और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 46% जनता की पसंद बताया गया था। साथ ही दिल्ली कांग्रेस ने लिखा कि देश का मिजाज बदल रहा है, जुमलेबाजों को अब जनता ने सबक सिखाने का मन बना लिया है। जब न्यूज चैनल ने पाया कि उसके नाम से कांग्रेस झूठ परोस रही है तो उसने ट्वीट कर इसे फेक और फोटोशॉप बताया। न्यूज चैनल ने लिखा, दिल्ली कांग्रेस, इस ट्वीट में शेयर की गई जानकारी पूरी तरह से गलत है। यह तस्वीर फोटोशॉप है। हमने ऐसा कोई सर्वे नहीं कराया है। यह पूरी तरह फेक है। हम आशा करते हैं कि आप जैसे जिम्मेदार राजनीतिक संगठन हमारे नाम पर गलत खबर वाले इस ट्वीट को तुरंत हटा लेंगे। इसके बाद दिल्ली कांग्रेस ने दुष्प्रचार करने के लिए माफी मांगे बिना ही इस ट्वीट को हटा दिया। जब तक ट्वीट हटाया गया तब तक इसे 1500 लोग लाइक कर चुके थे और 350 से अधिक बार रीट्वीट किया जा चुका था। आर्काइव से इस पोस्ट पर सोशल मीडिया यूजर्स का रिएक्शन भी देखा जा सकता है। यूजर्स पार्टी का जमकर मजाक उड़ा रहे हैं। उमाशंकर गुप्ता नाम के यूजर ने लिखा, कौन सी भांग पी के पोस्ट करते हो भाई। और एक यूजर ने लिखा, अब आज तक भी कांग्रेस का मजाक बनाने लगा है। गौरतलब है कि यह पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नैरेटिव सेट करने के लिए झूठ का सहारा लिया हो। इस साल की शुरुआत में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के संबोधन के दौरान पीएम मोदी बोलते बोलते रुक गए थे। इस पर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने उन पर निशाना साधा था। उन्होंने आरोप लगाया कि टेलीप्रॉम्प्टर रुक जाने की वजह से पीएम मोदी आगे नहीं बोल पाए, जबकि सच्चाई यह थी कि खामी टेलीप्रॉम्प्टर में नहीं आई थी, बल्कि मैनेजिंग टीम ने पीएम से रुक कर यह पूछने को कहा था कि सबको उनकी आवाज आ रही है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। गुजरात में आम आदमी पार्टी अपने ही दांव में फंसती नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने लगातार यही दिखाने की कोशिश की कि मुख्य मुकाबले में सिर्फ वही है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी हाँफती हुई दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि जिस जाल को वो बिछा रही थी उसमें अब वो खुद ही फंस चुकी है। दरअसल केजरीवाल का दांव था कि गुजरात जैसे भाजपा के गढ़ में वो मुख्य मुकाबले में भाजपा के सामने आम आदमी पार्टी को दिखाकर यह माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे कि आने वाले चुनाव में मोदी को चुनौती सिर्फ केजरीवाल ही दे सकते हैं। लेकिन जमीनी हालात ऐसे हैं कि केजरीवाल का खाता खुलना तक मुश्किल लग रहा है। केजरीवाल ने बीजेपी से मुकाबला दिखाने की भरसक कोशिश की हो, लेकिन जमीन पर इस बार भी मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही होता दिख रहा है। इतना जरूर है कि बीजेपी विरोधी जो वोट अब तक एक मुश्त कांग्रेस को मिलते रहे हैं, उसका कुछ हिस्सा इस बार आम आदमी पार्टी भी ले जा सकती है। मुस्लिम बहुल सीटों पर ओवैसी की पार्टी AIMIM भी है। फिलहाल जो स्थिति दिख रही है उसमें आम आदमी पार्टी और ओवैसी दोनों कांग्रेस को नुकसान करते दिख रहे हैं। इसके कारण इस बार कांग्रेस के 40 के आसपास सिमटने का अनुमान लगाया जा रहा है और आम आदमी पार्टी का तो खाता खुलना तक मुश्किल लग रहा है। अगर ऐसा हुआ तो यह आम आदमी पार्टी के लिए किसी दुस्वप्न से कम नहीं होगा। केजरीवाल की खिल्ली तो उड़ेगी ही, साथ ही उनकी भविष्य की संभावनाओं पर भी ब्रेक लग जाएगा। इसीलिए अभी की स्थिति में गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले केवल एक ही पार्टी यानी भाजपा ही दौड़ती हुई दिख रही है। अन्य पार्टियों को देखकर ऐसा लगता है कि उन्होंने रेस से पहले ही सरेंडर कर दिया है या फिर रेस शुरू होने से पहले ही उनका दम उखड़ने लगा है। गौरतलब है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में स्थिति अलग थी। पाटीदार अनामत आंदोलन की मायावी आड़ लेकर कांग्रेस चुनाव लड़ी थी। इसके कारण वो बीजेपी को टक्कर देती दिख रही थी। 2017 में यदि पाटीदार आंदोलन का असर न होता तो बीजेपी की विधानसभा में कमोबेश उतनी ही सीटें होती जितनी फिलवक्त विधानसभा में उनकी संख्या बल है। लेकिन इस बार बीजेपी की सरकार के विरुद्ध ऐसा कोई अंडरकरंट नहीं दिख रहा है जो उसे 2/3 बहुमत मिलने से रोक सके। वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो ऐसा लगता है कि गोपाल इटालिया को गुजरात प्रदेश प्रमुख बनाकर अरविंद केजरीवाल ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इटालिया भले ही एक आध साल से ही आपके गुजरात प्रदेश अध्यक्ष हैं, किंतु सोशल मीडिया पर उनका इतिहास काफी लंबा और दागदार है। उनकी भाषा और हिंदू धर्म विरुद्ध उनकी टिप्पणियां आम आदमी पार्टी के लिए आत्मघाती साबित हो रही हैं। एक सामान्य गुजराती जो धार्मिक है उसके मन में इटालिया के प्रति बहुत रोष दिखता है। इसीलिए जमीन पर देखें तो पता चलता है कि आम आदमी पार्टी का जो फोकस मिला है वो अत्यंत नकारात्मक वजहों और सामान्य गुजरातियों के गुस्से के कारण ही आया है। आपकी कोशिश रही है कि वो यह संदेश दे सके कि मुकाबला उसके और बीजेपी के बीच होना है, लेकिन इस फेर में उसने खुद को ही फंसा लिया है। वहीं कांग्रेस अभी तक रेस शुरू भी नहीं कर सकी है। गुजरात कांग्रेस चुनावी मूड में आने का प्रयास शुरू ही कर रही थी कि उसके प्रभारी अशोक गहलोत ने आला कमान के विरुद्ध बिगुल फूंक दिया और उनका सारा ध्यान अपनी कुर्सी बचाने में लग गया। गुजरात में कांग्रेस कैसे जीते उसकी रणनीति तैयार करना उनकी प्राथमिकता में कहीं नहीं है। जबकि 2017 के उलट इस बार माहौल बीजेपी के पक्ष में उसी तरह है जैसे नरेंद्र मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुआ करती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।